वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद। आप सभी का दून डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफेंस सर्विसेज में चाहे एनडीए का एग्जाम हो, सीडीए, जेपकैट, ओटीए या किसी भी तरह की ऑफिसर्स एंट्री हो, उसमें जो मेडिकल पार्ट है क्वाइट इंपॉर्टेंट। आज हम इस टॉपिक्स को लेके आए हैं दून डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम जानते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्टेड होते हैं एसएसबी के लिए, एंड सून आफ्टर एसएसबी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ 5 डे कंडक्ट होता है और उसके बाद ही कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होता है मेरिट्स के लिए फॉर डिफरेंट एंट्रीज ऑफ ऑफिसर्स। आज इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दून डिफेंस एकेडमी के मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर कर्नल रोहित दुर्गा, जो कि आपको कंप्लीट प्रोसीजर्स ऑफ 5 डेज जो होता है मेडिकल का उसको बताएंगे। वेलकम सर फॉर दिस ग्रेट लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद। आज का मेरा टॉपिक है मेडिकल एग्जामिनेशन एसएसबी के बाद जो होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन उन बच्चों का होता है जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और उनकी लिस्ट बना के आगे हॉस्पिटल में भेजी जाती है जहां पर उनका मेडिकल होना है। तो जहां जहां हॉस्पिटल आपका एसएसबी सेंटर है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में आपका मेडिकल होगा। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एस्कॉर्ट किया जाता है। वहां जाके वो मेडिकल बोर्ड के ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं जहां पर उनको प्रेसिडेंट मेडिकल बोर्ड रिसीव करते हैं। यहाँ पर उनका एंटीसीडेंट जो है वेरीफाई किए जाते हैं, नाम नंबर वगैरह सब वेरीफाई किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है एसएसबी में वही मेडिकल के लिए आ रहा है, कोई और तो नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ पर आपको कोई फ्रेश चेस्ट नंबर इशू किया जाए या नहीं तो एसएसबी वाला नंबर जो है वही चलेगा। इसके बाद उनको डायरेक्ट किया जाता है पूरा मेडिकल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, जिसके लिए उनको डिटेल में बताया जाता है। नॉर्मली ये प्रोसीजर 4 से 5 दिन का होता है। इसमें एक तकरीबन सेट पैटर्न फॉलो किया जाता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो एक पैटर्न जो है सारे हॉस्पिटल फॉलो करें। Lot depends on the availability of time of the specialist, of the OPDs and such factors. तो अगले कुछ स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा जो एक जनरल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। पहले दिन जब आप आते हैं हॉस्पिटल में, आप रेजिडेंट मेडिकल बोर्ड के आगे रिपोर्ट करते हैं। वहां पर आपको फॉर्म दिए जाएंगे जिसमें आप अपना नाम नंबर वगैरह भरेंगे, एज भरेंगे, अपना सेक्स भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरा जाता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट किया जाएगा पैथोलॉजी लैब में, जहां आपका ब्लड और यूरिन सैंपल लिया जाएगा नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए, जो पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए। ये करने के बाद आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजा जाएगा जहां पर आपका एक्सरे चेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा पेट का, और इससे संबंधित जो भी जांच करनी है वो होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पैथोलॉजी में जाएं या सारे बच्चे रेडियोलॉजी में जाएं। हो सकता है आधे बच्चे पैथोलॉजी में जाएंगे, आधे बच्चे रेडियोलॉजी में जाएंगे, उसके बाद इनको इंटरचेंज किया जाए, ऐसे भी हो सकता है। इसके अगले दिन डे 2 पर आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी, एक्सरे रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाएगी। ये सब लेके आप रिपोर्ट करते हैं आई डिपार्टमेंट में, जहां पर आपका आई चेकअप होगा। आई चेकअप में आपकी आंख का प्रेशर, इंट्राओक्युलर प्रेशर जिसको कहते हैं, वो मेजर किया जाता है। कोई आंख की फिजिकल डिफॉर्मिटी है उसको चेक किया जाता है। आपकी नियर और डिस्टेंट विजन, इनको चेक किया जाता है। कलर परसेप्शन चेक किया जाता है। फील्ड ऑफ विजन चेक किया जाता है।
और अकोमोडेशन ये चेक किया जाता है आई टेस्ट में। डे 3 पर आप जाते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास। अब इसको मैं फिर बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आधे बच्चे नंबर डे 2 पर आई के पास जाएं और आधे बच्चे ईएनटी के पास जाएं। अगले दिन ये रिवर्स हो जाता है, जो ईएनटी के पास गए वो आई के पास जाएंगे, जो आई के पास गए वो ईएनटी के पास जाएंगे। तो अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास 3rd डे पर जाते हैं तो वहां पर आपका नाक, कान और गला चेक होता है। तो कान के लिए आपके चेक करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो है, कोई एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी तो नहीं है कान की, जो पिन्ना है ये ठीक शेप में है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। इसके अंदर कान का जो कनाल है वो ठीक है, कोई ज्यादा टेढ़ा नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मतलब कान का पर्दा है वो पूरा है, उसमें कोई छेद वगैरह तो नहीं है, उसकी मोबिलिटी पूरी है, पूरी तरह हिलता है कि नहीं हिलता, ये सब चेक किया जाता है। उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या और कोई बीमारी तो नहीं है पर्दे की, वो चेक करते हैं। उसके बाद आपकी हियरिंग एक्विटी चेक की जाती है। नॉर्मली 600-610 सेंटीमीटर पर आपको खड़ा करके आपका चेहरा जो है दीवार की तरफ करके आपके कान के ऊपर कोई हल्का सा पेपर रख के कुछ हल्की सी आवाज की जाती है और पीछे से डॉक्टर साहब जोर से विस्पर करते हैं, बोलते नहीं है, विस्पर करते हैं। कोई नंबर बोलेंगे या कोई वर्ड बोलेंगे, वो आपको वर्ड पहचानना होता है। अगर डॉक्टर साहब को कोई शक हो आपके हियरिंग कैपेबिलिटी में तो आपका ऑडियोमेट्री भी हो सकता है। फिर आता है नाक का चेक। इसमें नाक में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जो नाक का जो बीच की हड्डी है जिसको नेजल सेप्टम कहते हैं वो कोई ज्यादा टेढ़ी तो नहीं है, कोई एक साइड को ब्लॉक तो नहीं कर रही, कोई नेजल पॉलिप तो नहीं है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है नाक की, जैसे कोई राइनाइटिस हो या एलर्जिक हो, ये सब चीजें चेक की जाती है। गले में आपका टॉन्सिल चेक होगा, एडेनोइड चेक होंगे, नॉर्मल गला मतलब जिसको हम फेरिंग्स और लैरिंग्स कहते हैं वो चेक होगा, वोकल कॉर्ड चेक होंगे, देखा जाएगा आपके वोकल कॉर्ड ठीक तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस तो नहीं है, और कोई गले में और कोई एलिमेंट तो नहीं है, कोई किसी तरह की इंफेक्शन, ये सब यहाँ पर चेक होता है। इसके साथ साथ डे 2 और डे 3 में अगर टाइम मिलता है तो आपका डेंटल चेकअप भी होगा, जो डिपेंड करेगा बैच के साइज पर, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर एंड नंबर ऑफ बैचेस दैट आर टू बी एग्जामिन्ड। तो डेंटल सर्जन जो चेक करते हैं वो आपके नंबर ऑफ टीथ चेक करते हैं और डेंटल पॉइंट चेक करते हैं। डेंटल पॉइंट्स नॉर्मली अगर आपके 28 दांत हैं और सारे ठीक हैं तो उनको हम तकरीबन 18 पॉइंट देते हैं, और 32 हैं तो 22 पॉइंट देते हैं। इनकी काउंटिंग इसका एक तरीका होता है, वो की जाती है। दांत वही काउंट होते हैं जो चबाने में इस्तेमाल हो रहे हैं और चबाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई दांत आगे पीछे और चबाने में नहीं आ रहा है तो वो काउंटिंग में नहीं गिना जाता डेंटल पॉइंट। उसके बाद आपके गम्स चेक करते हैं, कोई पायरिया तो नहीं है, कोई डिपॉजिट तो नहीं है, कैलस फॉर्मेशन इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपका जो जबड़ा है दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप खाना जो है ठीक तरह चबा सकते हैं और खाने को ठीक तरह हजम कर सकते हैं। इसलिए वो जबड़े का मिलना और किस हालात में है वो मिलना, वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। फिर आपका
टंग जो है वो ठीक है, प्रोट्रूड होती है नहीं होती है, कोई फिक्स तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, इस तरह की चीजें चेक होती हैं। फिर आपका जो तालू है ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं है, या कोई उसमें डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई कटा तो नहीं है, ये तालू का चेक में इनको नोट किया जाता है। और इसके साथ कोई मुंह की और कोई बीमारी हो वो यहाँ पर चेक होती है। चौथे दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा एक सर्जन के साथ, जो आपको एग्जामिन करेगा आपकी रीढ़ की हड्डी को, कि उसमें मूवमेंट पूरी है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई एक तरफ झुक तो नहीं रही, कोई ज्यादा प्रोट्रूजन तो नहीं हो रही है, कहीं दर्द तो नहीं है रीढ़ की हड्डी में। फिर वो चेक करेंगे आपकी लिम्स, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर। इसमें भी वो चेक होगा कि आपकी कोई डिफॉर्मिटी, कोई मूवमेंट, ये सब ठीक है कि नहीं है। नॉक नी वगैरह ये नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो बाजुओं का ज्यादा टेढ़ा होना जिसको हम क्यूबिटस वाल्गस कहते हैं वो नहीं होना चाहिए ज्यादा। इसी तरह बो लेग नहीं होनी चाहिए, रिस्ट का मूवमेंट पूरा होना चाहिए, उंगलियां पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई ट्रेमर नहीं होना चाहिए, ट्रेमर मतलब कंपन नहीं होनी चाहिए। फिर आपका चेक होगा कोई हर्निया की आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, जहां जहां हर्निया हो सकता है उन एरियाज को चेक किया जाता है। फिर चेक किया जाता है कोई हाइड्रोसील की प्रॉब्लम, प्रोटोन में कोई स्वेलिंग, या अंडकोश में कोई दिक्कत, या उससे जो नस जा रही है उसमें कोई सूजन वगैरह तो नहीं है। और फिर चेक करते हैं हम पाइल्स के लिए और फिशर के लिए और फिस्टुला के लिए। ये जो मल का रास्ता है इधर इसका एग्जामिनेशन किया जाता है और इन सब चीज के लिए चेक किया जाता है। डे 5 पर होता है आपका फाइनल चेक मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ, जो आपका हाइट लेंगे, वेट लेंगे, बीएमआई मेजर करेंगे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस नापेंगे और चेस्ट की एक्सपेंशन नापेंगे, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये चेक होगा। फिर आपका चेक होगा एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब आपकी जो नसें हैं या नर्वस सिस्टम में जितनी नर्व्स वगैरह हैं वो, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो या दूसरी नर्व्स हो, उनको चेक किया जाता है ताकि ये कंफर्म किया जाए कि वो सब ठीक है। फिर होगा एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहां पर आपका हार्ट चेक किया जाएगा। अगर सब सुनने पर ठीक है तो बढ़िया है, अगर कहीं कोई शक होता है तो डॉक्टर साहब ईसीजी वगैरह करवा सकते हैं, इको करवा सकते हैं, इसी तरह का भी जांच अपना डाउट क्लियर करने के लिए करवा सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपके लंग्स वगैरह चेक होंगे। अगेन कोई इसमें कोई दिक्कत, कहीं शक शुबा होता है तो उसके लिए वो अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। और पेट का एग्जामिनेशन, जिसमें आपका लिवर, स्प्लीन, इसका साइज वगैरह सब चेक होता है, या और कोई पेट से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब कंप्लीट होने के बाद ये सब जो भी ऑब्जर्वेशन होती है डॉक्टर की वो आपके फॉर्म पर भरी जाती हैं और ये फॉर्म आप लेके मेडिकल बोर्ड के आगे प्रेजेंट होते हैं। मेडिकल बोर्ड जो है वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करता है और कोई जो भी ऑब्जर्वेशन होती है डॉक्टर साहब की, स्पेशलिस्ट की, उनको नोट करता है और इसके कंप्लीट असेसमेंट के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि आप फिट हैं मेडिकली या नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा वो आपको इसके बाद कम्युनिकेट कर दिया जाता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो स्पेशल मेंशन में आती हैं, वो ये है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जिस तरह
कभी भी किसी डॉक्टर साहब को, किसी स्पेशलिस्ट को कोई डाउट होता है तो आपका कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। लेडी कैंडिडेट्स को गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन करेंगी और उनका जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो उस कॉलम में नोट किया जाएगा। एक हिदायत के तौर पर ये कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स के जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कि पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो या किसी तरह का परेशानी हुई हो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ लेके चलें, ताकि जो डॉक्टर साहब एग्जामिन कर रहे हैं उनको क्लियर पिक्चर मिले कि पहले क्या तकलीफ हुई है। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट मेडिकल में पास हो जाते हैं वो ठीक है, सिलेक्ट हो जाते हैं। जो नहीं होते हैं, अगर वो चाहें तो इस बोर्ड के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है 42 दिन के अंदर, आखिरी दिन से, जो मेडिकल बोर्ड हुआ है उसके आखिरी दिन से 42 दिन के अंदर वो रिपोर्ट अपना अपील मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टेम्पररी जिनको अनफिट किया जाता है उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा मेडिकल के लिए, अपील मेडिकल बोर्ड के लिए। अगर जो परमानेंट अनफिट किए जाते हैं उनको 40 रुपए ट्रेजरी में डिपॉजिट करके एप्लीकेशन देनी पड़ती है अपना अपील मेडिकल बोर्ड के लिए। ये अपील मेडिकल बोर्ड नॉर्मली इन जगहों पर होता है, जो कि है बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल सब कमांड पूना, कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर और INSHS अश्विनी मुंबई। नॉर्मली ये हॉस्पिटल्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं अपील मेडिकल बोर्ड के। जिस कैंडिडेट को अपील मेडिकल बोर्ड में भी अनफिट किया जाता है वो एक और अर्जी डाल सकते हैं रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए। रिव्यू मेडिकल बोर्ड जो है ये आपको 24 घंटे के अंदर रिटर्न में सबमिट करना पड़ता है टू रिक्रूटमेंट डायरेक्टेड पर्सन एंड बॉन्ड, आर्मी हेडक्वार्टर, वेस्टर्न ब्लॉक 3, RK पुरम, न्यू दिल्ली। ये जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड है ये सिर्फ 2 जगह किया जाता है, R&R हॉस्पिटल न्यू दिल्ली या AFMC पुणे। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे उसमें आपको फिट किया जाए या अनफिट किया जाए, ये रिजल्ट फाइनल होगा। इसके बाद आपको कोई रिव्यू का चांस नहीं मिलेगा और ये आपका एक फाइनल रिजल्ट होगा जो आपको डिक्लेयर करेगा आप फिट हैं कि नहीं। थैंक यू। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.